मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आज फिर से आप लोगों को एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें जो डीकार्बोक्सिलेशन जो होने वाला है वो बीटा कीटो एसिड का होने वाला है। यानी बीटा कीटो एसिड की अगर हीटिंग करते हैं तो उसमें से CO2 रिलीज होकर फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखते हैं एक बीटा कीटो एसिड की अगर हम बात करें तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस पर एक CH2 लगा दें, ये अल्फ़ा और ये हमारा बीटा कीटो होगा। ठीक, अगर ये कोई R लगा दो तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा कीटो एसिड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के नेबर वाले कार्बन को अल्फ़ा और उसके नेबर वाले को बीटा बोलते हैं। बीटा पर अगर कीटोन है तो इसको हम लोग हीट करेंगे तो बहुत ईजी वे में CO2 रिलीज हो जाता है। यानी ये पार्ट रिलीज हो जाता है एज ए CO2 और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होकर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और ये CO2 रिलीज करता है। ठीक है, तो जितने भी हम लोग का बीटा कीटोनिक एसिड है हम लोग हीट जैसे करेंगे तो ईजी वे में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। ठीक, ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म को बोलते हैं नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसके बेस में ये ग्रुप जो है और इसी के कोऑपरेशन से ये ग्रुप CO2 रिलीज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। ग्रुप पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है जिसके कारण ये इजी वे में डीकार्बोक्सिलेशन करता है। ओके, पहले इसको नोट करो। इस बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन की जो रिएक्शन जो होने वाली है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को बहुत हेल्प करता है डीकार्बोक्सिलेशन में। जैसे हम इसी बीटा कीटो एसिड को कुछ ऐसा बना देते हैं। देखिए ये CO और ये H और ये मान लो R, ऐसा RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये बीटा कीटो एसिड है। अब इसको देखो, ये कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। इस पर नेगेटिवली चार्ज और इस पर कौन चार्ज है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कार्बोनाइल कार्बन के ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इस पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर क्या है? पार्शियली पॉजिटिव। कोई भी हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसको देख लो, ये ऑक्सीजन कुछ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इससे ये क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सेम मोलेकुल्स के अंदर ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ये बोलेंगे। नो डाउट ये इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के पीछे इसकी स्टेबिलिटी है। ठीक है, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक करें तो थोड़ा देखो, ये जो है वो 6 एटम का एक साइकिल बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है? 6 एटम का साइकिल्स है, एटम साइकिल, और इसी के कारण ये हमारा ऐसा फॉर्म हुआ है। ओके, अब देखो जैसे ये हीट करेंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड होने लगेगा और मोर स्टेबल कंपाउंड CO2 को रिलीज करना है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि CO2 कैसे रिलीज हो, सबसे पहली बात है। तो CO2 रिलीज होने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होना है। तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आता है तो ये हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा? इनके साथ चला जाएगा। ठीक है, इनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट होना होगा। ओके, अब देखो CO2 में ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया
अब क्या होना है, इस बॉन्ड को भी ब्रेक होना है। अगर ये बॉन्ड को ब्रेक होगा तभी तो CO2 रिलीज होगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को हम ना ब्रेक करके इसको ब्रेक करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि CO2 हमको मोर स्टेबल कंपाउंड से निकलना है। तो ये क्या होगा, ये इस तरह से हेट्रोलाइटिकली क्लीवेज होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएगा और ये CO2 हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और इसको देख लो, ये R ऐसे लिख दें, ये कार्बन और ये OH ऐसा। उसके बाद देखो CO2 निकल गया और ये हमारा बॉन्ड यहाँ पर खाली हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गया और इसके साथ ही ये पाई बॉन्ड हमारा बनाकर कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, यानी ये इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। गौर से देखो इस प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट हमारा इनऑल कहलाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो ये हमारा टॉटोमेरिज्म करेंगे, टॉटोमेरिज्म। अल्काइल इनॉल जो होता है वो हमारा वेरी वेरी अनस्टेबल है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये टॉटोमर्स करके स्टेबल में जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएंगे और इस तरह से ये RC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। गौर से देखना है कि अगर ये कंपाउंड, ये 6 यूनिट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीलेटिंग। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन पर जितने हाईली नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक, तो हम यूँ कर सकते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा, ये चिलेटिंग स्टेबल होगा। इसको बढ़ाने के लिए क्या है कि अगर ये R के जगह पर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अगर रखें तो ये पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब मोर स्टेबल जितना होगा उतने दिक्कत होगी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का। ये जितने अनस्टेबल होंगे उतना ही जल्दी से ये क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा और उतना ही क्या होगा, नॉट इजिली डीकार्बोक्सिलेशन, नॉट इजिली डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम बताता हूँ, पहले इसको नोट करो प्लीज़, पहले नोट करो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बीटा कीटो एसिड में ये यहाँ पर क्या था, R था। मान लो ये कार्बन और इस पर हाइड्रोजन हटाकर 3 फुल रिंग लगा दें, ये एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। इसका नाम है ट्राईफ्लोरो एसीटो एसेटिक एसिड, ये। और इसको हीट करने पर नो CO2 रिलीज, इस पर CO2 रिलीज नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है, ये, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है, ठीक है, और ये CF3, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल हो जाता है और ये स्टेबल होने के कारण इसकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं है। अगर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो सभी का क्या होगा, इजीली डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल है, इसको एक्सेप्शन में लिख लो। और केमिस्ट्री में हम लोग तो जानते हैं कि एक्सेप्शन हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, नोट इट। अब कुछ हम लोग इस पर एग्जाम्पल करते हैं, उससे देखो। सपोज करो कि ये हमारा एसिड है कुछ ऐसा और इसको हीट करते हैं। दूसरे को देखो, इसको बनाएं आप, पॉज कर लें, C डबल बॉन्ड OH K2Cr2O7
ए और इसको हीट करके हमने बी बना दिया। आइडेंटिफाई द ए एंड बी। तो पहले हम लोग पहले रिएक्शन को देखते हैं कि ये कार्बोजेलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है और ये हमारा क्या है, बीटा। तो ये हमारा बीटा कीटोनिक एसिड हो गया। तो बीटा कीटोनिक एसिड को जैसे ही हम हीट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा साइक्लिक बना हुआ है, ठीक, इसको हीट करते ही ये CO2 हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। सपोज करो कि ये D रहता तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, ये इजी वे में D यहाँ पर अटैच हो जाता। साइक्लोहेक्सानोन ड्यूटेरियम हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्बोजेलिक एसिड नहीं है, इसको अगर हीट करेंगे तो इसे CO2 नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये तो कीटोन हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में, तो ये ऑक्सीडाइज इनको करेगा। यानी ए जो होगा हम लोग का, ये ऑक्सीडाइज पार्ट हो जाएगा अल्डिहाइड का और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड में। और हम लोग देख चुके हैं कि ये हो गया हमारा ए। अब इसको अगर हम हीट कर दें तो यहाँ से CO2 बन जाएगा और ये बी जो हो जाएगा वो हमारा साइक्लोहेक्सानोन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया हमारा बी और ये हो गया ए। तो प्लीज नोट इट। एक और रिएक्शन देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ऐसा है, इस तरह से ये हमारा साइक्लिक एनहाइड्राइड है। तो ये एनहाइड्राइड को डायरेक्ट हीट करोगे तो CO2 रिलीज नहीं होगा। जैसे अगर मान लो इसको हम हाइड्रोलाइसिस करा दें और ये ए कंपाउंड बना, अब इसको हीट किए तो ये हमारा बी बना। आइडेंटिफाई द ए एंड बी। ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो कि पहले हाइड्रोलाइसिस हम लोग करेंगे तो एनहाइड्राइड बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज होकर ये हमारा एक H और एक OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा OH और ये पार्ट में आ जाएगा H। यानी यूँ समझो कि यहाँ दो कार्बोजेलिक एसिड हमारा बनेगा, एक यहाँ और ये यहाँ पर, क्योंकि एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस से कार्बोजेलिक एसिड बनता है। ओके, हर एक के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा तो ये बीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा डैश तो ये हमारा बीटा डैश। ओके, अब इसको फिर से ये हीट कर दें तो यहाँ से भी CO2 निकाल देगा और यहाँ पर भी CO2 निकाल देगा। तो ये हमारा 1,4 साइक्लोहेक्सडाइओन बनेगा, ठीक। तो इस तरह की ये प्रोडक्ट मिलेगा और 2 मोल हमारा CO2 रिलीज होगा। तो ये रहा हम लोगों का कुछ एग्जाम्पल बीटा कीटो एसिड का। ओके, प्लीज नोट इट। अभी हम लोग देखते हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड। अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड का भी डिकार्बोक्सिलेशन देखो, जैसे C डबल बॉन्ड OH और ये अल्फा कार्बन ये है और इस पर क्या लग जाए NO2, नो डाउट ये CH2, ये ऐसा। तो अल्फा नाइट्रो, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड। जब इसको हीट किया जाता है तो इजी वे में CO2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। इजी वे में CO2 रिलीज हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होकर ये NO2 का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये होगा कैसे, उसे देखें कि अगर हीट करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा CH2
और ये हमारा NO2 ऐसा ग्रुप बने। यहाँ पर मैं NO2, यहाँ पर हम NO2 ऐसे लिख दें। NO2 यहाँ पर रख दें। अब हीटिंग होगा तो इसे CO2 रिलीज करना है, तो CO2 के लिए क्या है, ये आगे जाए, ठीक है, और ये बॉन्ड क्या होना होगा, हर हालत में क्लीवेज होना होगा। तो ये इस तरह से ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। मान लो ये हमारा ये N, ये ऑक्सीजन माइनस और ये ऐसा, ठीक है। अब देखो ये हमारा CO2 के लिए ये तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये स्टेबलाइज होगा इस ग्रुप के कारण, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। अगर ये ऐसा होता है तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये O माइनस और ये O माइनस ये पार्ट बनेगा, ठीक। पहले इसको नोट करो, बोर्ड को थोड़ा क्लीन करने दो। कुछ इस तरह का ये प्रोडक्ट दिख रहा है, ओके। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड, ये हमेशा याद रखना है कि कार्बन की 4 बॉन्ड होगी, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यूनिट है, ओके। अब ये रिजोनेंस शो करे तो ये इस साइड में आ जाएगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये O माइनस और ये CH2 माइनस। और यहाँ पर एक काम करना होता है, हाइड्रोलाइसिस कराना होता है, HOH। तो ये पार्ट क्या होगा, हाइड्रोजन का H प्लस पकड़ लेगा और ये इस तरह से ये हमारा CH3 ये बन जाएगा। खैर ये तो रिजोनेंस ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन ये नाइट्रो हमारा क्या हो गया, मीथेन बनेगा, ठीक। तो इस तरह से ये इसका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, प्लीज नोट इट। एक और डीकार्बोक्सिलेशन होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। जैसे ये मान लो कि ये कार्बोजेलिक एसिड है और एसिटिक एसिड में ये 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 क्लोरीन लगा देते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, ये तीनों -I इफेक्ट शो करते हैं और इसकी हीट करने पर ये हमारा क्या हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है। लेकिन ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में या डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। डाइल्यूट NaOH या वाटर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो देखो ये हीट करेगा तो क्या होगा, एक तो पहले ये H हमारा निकल जाएगा, जैसे H ये निकल जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा O माइनस। हीटिंग करने से क्या होगा, हीटिंग करने से ये CO2 रिलीज होगा। तो CO2 रिलीज होने के लिए ये बॉन्ड हर हालत में ब्रेक होना होगा, तभी जाकर ये CO2, मान लो ये CO2 रिलीज हो गया तो ये क्या बन गए, ये 3Cl ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज, ये तीनों क्या होंगे, -I इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज करेगा। याद करो रीमर टाइमर रिएक्शन में हमने ये बताया था कि Cl एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये निकल कर और ये हमारा कार्बीन फॉर्मेशन करेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन, कुछ ऐसा। तो इसकी इंड प्रोडक्ट जो होगा डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, पहले इसको इस तरह से लिखो। तो इस तरह से हम लोगों ने 1-2 ऐसे कंपाउंड का जिसका डीकार्बोक्सिलेशन सीख लिए। कुछ और है हम लोग का डाइबेसिक का, अगर हिट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी कार्बोजेलिक एसिड का भी हीटिंग इफेक्ट में क्या क्या होता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ को सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।